नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत का सुखोई 30 MKI आप सब जानते हैं कि एक शक्तिशाली फाइटर जेट है और अब भारतीय वायुसेना को 20 ऐसे मॉडिफाइड सुखोई 30 MKI मिलने वाले हैं जो कि एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल को अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने शुरुआत में कुछ चुनिंदा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल लगाने का फैसला किया था, जिसका वजन 2.5 टन का है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर है। लेकिन इस गेम चेंजिंग क्षमता को पहचानते हुए इंडियन एयरफोर्स ने मॉडिफाइड सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के अपने बेड़े का विस्तार करने की रणनीति बनाई है। यानी कि अब अधिक संख्या में सुखोई फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएगी। ये जो मॉडिफाइड सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उसे ऐसे पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें कि प्रत्येक फाइटर जेट एक ब्रह्मोस ए ALCM को ले जा सकता है। इसके अलावा एक मॉडिफाइड सुखोई फाइटर जेट अपने साथ 2 ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों को भी ले जा सकता है, जिनमें की प्रत्येक का वजन 1.3 टन का है। और इस तरीके से सुखोई 30 MKI एक शक्तिशाली मिनी बॉम्बर बन जाएगा जो कि दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म कर सकता है। ब्रह्मोस NG की जहां तक बात करते हैं तो 2024 में इसके विकासात्मक परीक्षण शुरू हो जाएंगे और ये भारत की हवा से प्रक्षेपित मिसाइल क्षमताओं में एक नया आयाम जोड़ देगा। हालांकि ये ब्रह्मोस ए की तुलना में 290 किलोमीटर की थोड़ी कम रेंज का दावा करती है, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट आकार इसकी स्पीड को मैक 3.5 तक संतुलित कर देता है, जो कि इसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए अभेद बना देता है। और ब्रह्मोस NG मिसाइल दुश्मन के क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर सकती है और किसी भी अवरोध से बच सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स अब अपने Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को चरणबद्ध तरीके से रिटायर्ड करना शुरू कर चुकी है और ऐसा भारतीय वायुसेना ने तब शुरू किया है और भारतीय सेना की एविएशन कोर ने अमेरिका से उन्नत अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। रूस द्वारा निर्मित Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने लंबे समय से भारतीय सशस्त्र बलों को एक बेहतर मारक क्षमता प्रदान की है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण से भारतीय वायुसेना अपनी हवाई क्षमताओं में एक रणनीतिक बदलाव करना चाहती है, इसीलिए MiG-35 के बेड़ों को रिटायर करने के लिए वो तैयार है। इंडियन एयरफोर्स पहले पुराने Mi-25/35 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के 2 स्क्वाड्रनों से लैस थी जो अलग अलग ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाते थे। इनमें से एक स्क्वाड्रन की रिटायरमेंट 2019-2020 में की गई थी और बोइंग के अपाचे AS-64 हेलीकॉप्टर को शामिल करना शुरू कर दिया गया था। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के द्वारा केवल अपाचे का ही अधिग्रहण नहीं किया जा रहा, बल्कि भारतीय सेना भी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों को अपने में शामिल कर रही है और अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच भारतीय सेना को मिलने के लिए तैयार है। 2020 में इसके लिए बाकायदा भारतीय सेना ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये तो हुई दोस्तों विदेशी हेलीकॉप्टरों की बात, लेकिन इसके अलावा भारतीय सेना की भविष्य की योजना ये है कि वो अपाचे हेलीकॉप्टरों के अलावा भारत निर्मित 90 से अधिक प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में अपग्रेडेड MiG-29 UPG बेड़ों को तैनात कर दिया है। यह स्क्वाड्रन MiG-21 की जगह लेगी। MiG-29 स्क्वाड्रन की ये तैनातगी इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी मानी जा रही है क्योंकि ये एयरबेस पाकिस्तान और चीन से काफ़ी करीब है। साथ ही ये बेड़ा दोनों ही देशों से मिलने वाली चुनौतियों का जवाब भी दे सकता है। बता दें कि MiG-29 अपग्रेड किए गए हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल और हवा में ईंधन भरने की क्षमता और नाइट विजन फीचर से लैस है। इसके अलावा एयर टू रिफ्यूलिंग की वजह से इनकी रेंज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। श्रीनगर कश्मीर घाटी के बीच में है और ये काफ़ी ऊंचाई पर भी है। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से इस एयरबेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना के एक सूत्र ने बताया कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को फायर करने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। MiG-29 घातक मिसाइलों से लैस होगा और दोनों ही मोर्चों पर इसकी पहुँच भी आसान होगी। और आपको मैं बता दूँ कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में LCA तेजस Mark 1A को भी तैनात किया गया है। यानी कि भारत की तैयारी पूरी पुख्ता है, किसी भी तरीके से भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस क्लास के UAV को तैयार करने को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट HAL और इंडियन ट्राई सर्विसेज बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये 940 हॉर्स पावर के टर्बोप्रॉप इंजन से संचालित होगा और इसका ऑल ऑफ वेट 5 टन का होगा और पेलोड क्षमता 2 टन की होगी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके प्रोटोटाइप का रोल आउट 2026 में होगा और अगले 4 सालों तक इसके ट्रायल्स होंगे और 2030 में इसके लिए मंजूरी मिल जाएगी और 2031 से ये उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL के चेयरमैन ने कहा कि अर्जेंटीना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की 20 यूनिट्स को खरीदना चाहता है।
और बाद में वो और हेलीकॉप्टर्स ले सकता है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना की आर्मी एविएशन और एयरफोर्स को एक साथ 50 हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। HAL अर्जेंटीना में लोकल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी भी खोलने को तैयार है, जो कि अन्य दूसरे जो कस्टमर इस रीजन में उनके लिए एक फ़ायदा होगा। यही नहीं, इसके अलावा इंजन और दूसरे सिस्टम की समानता के आधार पर अर्जेंटीना प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को भी देख रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत में इटली के राजदूत यानी कि एम्बेसडर ने कहा है कि भारत और इटली अब पूरी तरीके से तैयार हैं द्विपक्षीय समझौते करने के लिए, जो कि डिफेंस सेक्टर में किए जाएंगे, ताकि दोनों देशों के बीच डिफेंस संबंध और ज़्यादा गहरे होंगे। उन्होंने कहा कि इटली अब भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में पूरी ताकत लगाने को तैयार है और कुछ विशेष तकनीक यानी कि स्पेशल टेक्नोलॉजी भी वो भारत को देगा, जिसमें टॉर्पीडोज, हेलीकॉप्टर, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स भी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने भारतीय स्वदेशी ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स को बैन कर दिया है। ऐसे में अब चेन्नई आधारित गरुड़ा एरोस्पेस ने, जो कि एक वज्र स्टेल्थ यूकैफ को तैयार कर रही है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, उन्होंने कहा है कि अब वो अपने ड्रोन्स का लोकलाइजेशन कर रही है, जो कि मौजूदा 40% से 75% तक किया जाएगा और निकट भविष्य में ये जो लोकलाइजेशन है और निकट भविष्य में लोकलाइजेशन यानी कि स्थानीयकरण को 100% कर दिया जाएगा, यानी कि 2024 के अंत तक। वज्रा स्टेल्थ यूकैफ की अगर बात करें तो इसका 6 घंटे का एंड्योरेंस टाइम है और ये अपने इंटरनल बे से छोटे ड्रोन एमुनेशंस को भी लॉन्च कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL के चेयरमैन ने कहा कि वो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन के लिए प्राइस नेगोशिएशन पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही HAL की तरफ से HAL ने यह भी कहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक अब इंजन के लिए नए कोड्स को सबमिट करने की बात कर रही है। यही नहीं, जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा है कि अमेरिकी US कांग्रेस की तरफ से मंजूरी अगर मिल जाती है इस साल के अंत तक, तो इंजन डील आगे बढ़ जाएगी और करीबन 80% टेक्नोलॉजी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में अर्जेंटीना के मिलिट्री ऑफिशियल के एक डेलीगेशन ने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का दौरा किया था, ताकि भारत निर्मित मल्टीमोड ग्रेनेड्स और दूसरे जो छोटे आर्म्स म्यूनिशंस हैं उन्हें अर्जेंटीनाई आर्म फोर्सेस के लिए खरीदा जा सके। आपको मैं बता दूं कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को भारतीय सेना से करीबन 10 लाख मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड्स का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आर्मीनिया की तरफ से मिला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना और भारत के बीच 14 अगस्त को पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोल्डो पर कोर कमांडर स्तर की अब 19वें दौर की बातचीत हो सकती है। बैठक के दौरान दोनों ही देश 3 वर्षों से अधिक समय से जारी गतिरोध का समाधान खोजने पर विचार विमर्श कर सकते हैं, जो कि अभी तक वो करते ही आए हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल जस का तस बना हुआ है। चीनी सेना के प्रतिनिधि के साथ वार्ता करने के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली के द्वारा किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय और ITBP के अधिकारी भी इस वार्ता में शामिल हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख की अग्रिम मोर्चे से सैनिकों की वापसी पर जोर दिया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चंद्रयान 3 के बाद अब भारत का मिशन गगनयान तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल ही में इसरो ने ड्रग पैराशूट की तैनाती के लिए परीक्षण की एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। पैराशूट नियोजित गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में री एंट्री के दौरान क्रू मॉडल को स्थिर करने और इसकी गति को सुरक्षित स्तर तक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गगनयान मिशन से यात्रियों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष तक ले जाने और वापस लाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ड्रग पैराशूट को गति कम करने और तेजी से चलती वस्तुओं को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मोटर के रूप में जाने जाने वाले पायरो आधारित उपकरणों के भीतर पैक किए गए ड्रग पैराशूट कमांड देने पर पैराशूट को हवा में फेंकने के लिए अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। इसरो ने कहा कि 5.8 मीटर डायमीटर वाले चोटीदार रिबन की तरह के ये पैराशूट सिंगल फेज रिफिलिंग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, जो कि कैनोपी क्षेत्र की शुरुआती झटके को सफलतापूर्वक कम करते हैं और एक सहज और नियंत्रित यानी कि कंट्रोल लैंडिंग सुनिश्चित करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना के वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। दरअसल चीन के वैज्ञानिकों ने एक कूलिंग सिस्टम को विकसित किया है जो हाई एनर्जी लेवल को उसकी गर्म किरणों से बचाता है। इससे हाई एनर्जी बीम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी से चीनी लेज़र अब बिना किसी रुकावट या फिर प्रदर्शन में लेज़र बीम को उत्पन्न कर सकते हैं और लेज़र वेपन खुद की गर्मी से जल्दी खराब भी नहीं होगा। यह मुद्दा लेज़र हथियार विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पहले हाई एनर्जी बीम की विनाशकारी शक्ति उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और अधिकतम प्रभावी सीमा कुछ किलोमीटर रही। लेकिन दोस्तों, अब इस कूलिंग सिस्टम से हथियार पर गर्मी का असर यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं।
तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।